अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि जेनेटिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हमने स्टडी करनी हैं और जो पीएमसी के टॉपिक में हमारे पास स्पेशलाइज्ड हैं, दैट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एक है जी हमारा एसोसिएट करें आप इनहेरिटेंस विद द लॉज ऑफ मेंडल, जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंकेज, इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया। तो हम इन सारी चीज़ों को वन बाय वन स्टडी करेंगे जो कि पीएमसी के सिलेबस में लर्निंग आउटकम्स में गिवन है। तो सबसे पहली बात यह है कि मेंडल्स के जो लॉ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो मेंडल साहब को ना हम नॉर्मली कहते हैं जी कि दैट इज़ फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब ये जो फादर ऑफ जेनेटिक्स साहब हैं, इन्होंने जो पाइजम सेटाइवम है इसके ऊपर, मटर के पौधे के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसकी मटर के पौधे को यूज़ करने की वजूहत क्या थी? क्योंकि ये इजीली ग्रो हो गया था, उसके जो उसको गार्डन मिला हुआ था। तो एक इसका और फ़ायदा ये था कि इसका रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट था। इसके बाद इसके अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेट मौजूद थे। और सबसे पहले इसका जो इसने 2 लॉ दिए थे एक्चुअल में। और इसने एक लॉ अपने पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर प्योर ब्रीडिंग, ट्रू ब्रीडिंग को यूज़ किया और इसने मोनो हाइब्रिड की बात की एक्चुअल में। और सेकंड एक्सपेरिमेंट में इसने डाई हाइब्रिड की बात की। वो हम देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क होता है। अब इसने ट्रू ब्रीडिंग का वर्ड, प्योर ब्रीडिंग का वर्ड अपनी एक्सपेरिमेंट्स के अंदर यूज़ किया। ब्रीडिंग और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑल द प्रोजेनी आर 100% सिमिलर टू देयर ऑफस्प्रिंग। हम कहते हैं प्योर ब्रीडिंग, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल अल्फाज में हम कहते हैं कि जिसमें अलील्स जो हैं वो सेम हो। फॉर एग्जांपल दोनों डोमिनेंट हो या दोनों रिसेसिव हो, इसको हम कहते हैं प्योर ब्रीडिंग और ट्रू ब्रीडिंग। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब इसके ऑफस्प्रिंग जनरेट होंगे तो इसके स्पर्म हैं, तो कुछ स्पर्म के अंदर ये वाला अलील जाएगा, कुछ के अंदर ये वाला अलील जाएगा। या अगर ये वाली कंडीशन है, हम इसको कहते हैं, तो जितने भी बच्चे बनेंगे वो सारे सिमिलर होंगे इसके। फॉर एग्जांपल 2 हैं तो यहाँ पे अगर कुछ भी आ जाएगा तो एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव मौजूद होगा। तो जब डोमिनेंट मौजूद है तो वो हमेशा डोमिनेंट फीलिंग होगी। तो इसको हम कहते हैं प्योर ब्रीडिंग। अगर यहाँ पे पेरेंट होमोस होमोलोगस होमोजाइगस रिसेसिव है तो हम तब कहते हैं कि इसके जो गैमीट्स बनेंगे, एक ए जाएगा। तो अब इसके साथ में वो बात जो होगी वो डिपेंड करेगी कि साथ में डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो फिर वो उस फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन प्योर ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म प्योर ब्रीडिंग कहलाता है अगर उसके अंदर अलील सेम टाइप के हों। और मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम देखेंगे। और इसने उसके बाद इसका सेल्फ क्रॉस करवाया आपस में। F1 किस तरह से बनते हैं और F2 किस तरह से बनते हैं उनको हम स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट में। और ये जो सिंबल है दैट इज़ फॉर द फीमेल और ये जो सिंबल है दैट इज़ फॉर मेल्स। तो अभी हम आते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है एक्चुअल में? व्हाट इज़ मोनो हाइब्रिड? इसमें अगर एक टाइम पे एट स्पेसिफिक टाइम एक ही ट्रेड को स्टडी कर रहे हों तो हम कहते हैं, जब हम वन ट्रेड को स्टडी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मोनो हाइब्रिड। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम देखते हैं कि दोनों होमोजाइगस होने चाहिए पेरेंट्स। होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है। तो ये पी स्टैंड्स फॉर पेरेंट्स, एक येलो है और एक ग्रीन है। अब जब गैमीट्स बनेंगे सेम टाइप के गैमीट्स होंगे, सारे कैपिटल वाई होंगे इनमें, सारे स्मॉल वाई होंगे। जब इनसे F1 बनेगा वो होगा तो हेट्रोजाइगस, लेकिन उसका जो फिनोटाइप होगा वो डोमिनेंट की तरह का होगा, डोमिनेंट पेरेंट से मैच करेगा। अच्छा, इसके बाद जब इसके गैमीट्स बनेंगे तब हमने क्या करते हैं, इसका सेल्फ क्रॉस करवाते हैं। जब सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी आती हैं
फॉर एग्जांपल इसी का हम सेल्फ क्रॉस करवाते हैं इसी के साथ, ब्रदर सिस्टर सेल्फ क्रॉस भी कहते हैं इसको। तो इसके F2 जो बनेगी, इसमें अब अगर इसके गैमीट्स बनने के चांसेस कितने हैं, 2 टाइप्स के गैमीट्स बन सकते हैं इससे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो इस तरह से जब कैपिटल वाई आपस में फ्यूज़ करेंगे तो आपके पास कैपिटल वाई आएगा। जब इसका आएगा तो ये आ जाएगा। जब स्मॉल वाई और कैपिटल वाई आएगा तो ये आ जाएगा। और जब स्मॉल वाई और स्मॉल वाई आएगा तो ये आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे जो F2 के अंदर है, ये आप देख सकते हैं जो फिनोटिपिक रेशियो है। एक्चुअल में फिनोटाइप किसको कहते हैं? फिनोटाइप हम कहते हैं फॉर्म या अपेयरेंस, कि जो अपेयरेंस होती है किसी चीज़ की, फॉर्म होती है जो आपको एक्सटर्नली नज़र आ रही होती है, या जो ट्रेट जीन कंट्रोल करता है, वो जो ट्रेट एक्सप्रेस करता है, उसको हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड द फिनोटाइप। यानी कि आपको कलर अगर राउंड नज़र आ रहा है, अगर वो सीड जो है वो राउंड है या रिंकल्ड है, ये उसकी फिनोटाइप है। या वो आपको उसका कलर येलो है या ग्रीन है, ये उसकी फिनोटाइप है। तो ये हम कहते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होती है? जितने भी जीन्स होते हैं या एलील्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर क्या था? इसके अंदर जो फिनोटिपिक रेशियो थी वो आप देख सकते हैं कि 3 जो है वो डोमिनेंट है, तो 3:1 थी। हमेशा जब रेशियो लिखते हैं उसमें पहला डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव होता है। तो ये फिनोटिपिक रेशियो ये थी। और जीनोटिपिक रेशियो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1:2:1 है। यानी कि इसके रेशियो को लिखने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप होमोजाइगस डोमिनेंट लिखें, होमो डोमिनेंट, उसको रेशियो लगाएं आप, उसमें आ जाएगी हेट्रोजाइगस, और आफ्टर दैट आप लिखेंगे होमोजाइगस रिसेसिव। तो इनकी रेशियो आती है 1:2:1। तो ये इंपॉर्टेंट MCQ थे जी, कि आपके फिनोटिपिक रेशियो F2 में क्या होती है जब हम मोनोहाइब्रिड की बात करते हैं, और जीनोटिपिक रेशियो क्या होती है। तो अब हम बात करते हैं इसी वजह से इसने बताया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसके पहले लॉ को कहते हैं। और इसने कहा कि 2 को एग्जिस्टिंग अलील्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। आप पीछे देख सकते हैं कि ये 2 को एग्जिस्टिंग अलील थे, ये सेग्रीगेट हुए हैं जब इनसे गैमीट बने हैं। फॉर्मेशन सो दैट ईच गैमीट कंटेन ओनली वन ऑफ द 2। आपने देखा कि 2 में से एक ही गया था। एंड दे यूनाइट अगेन ड्यूरिंग रैंडम फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स। जब फर्टिलाइजेशन हो रही होती है तो वो दोबारा से, आप देख रहे हैं यहाँ पे, रीयूनाइट कर गए हैं, और इस तरह से ये दोबारा डिप्लॉयड में चेंज हो गए। दैट वाज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर हम इस चीज़ को देखना चाहें एक और फ्लो शीट डायग्राम के साथ, हम कहते हैं कि जो ब्लैक मेल है और एक है वाइट फीमेल, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। पेरेंट्स जब ये होमोजाइगस हैं दोनों ही, तो इनसे एक ही तरह के गैमीट बनेंगे, W कैपिटल और स्मॉल। जब इनकी फ्यूजन करेंगे तो इससे सारे के सारे ऑफस्प्रिंग हेट्रोजाइगस से जनरेट होंगे, लेकिन सारे के सारे क्या होंगे? डोमिनेंट फीचर को शो करेंगे। जब वो डोमिनेंट फीचर को शो करेंगे तो हम कहते हैं कि ये है तो हेट्रोजाइगस। जब हम इनका ब्रदर सिस्टर क्रॉस कराते हैं तो हम देखें, आप ये देख सकते हैं, अब ये जो एक आया है इसके 2 टाइप्स के गैमीट्स बनने के चांसेस होते हैं। इस तरह इसके भी 2 गैमीट्स बनने के चांसेस होते हैं। इसी एक से 2 बनेंगे। अब जब इनकी फ्यूजन कराएंगे तो आप देख सकते हैं, जब डोमिनेंट का कराया, फिर डोमिनेंट रिसेसिव का कराया, इस तरह रिसेसिव डोमिनेंट का कराया और रिसेसिव का कराया। तो इससे भी क्या हुआ कि जो सेकंड जनरेशन थी वो क्या थी? आप देख सकते हैं ये इनके अंदर फिनोटाइपिक सेम थी। तो इनकी फिनोटाइप क्या है? 3:1 ही है अगर रेशो देखेंगे। और जीनोटाइपिक रेशो आप देख सकते हैं 1:2:1 आती है। तो ये थी इसकी एक और फ्लो शीट। अच्छा जी, इसके बाद जो टर्म्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स है उनको हम देख लेते हैं। कि हम कहते हैं जी कि टू कंट्रोल एनी ट्रेट देयर आर 2 पर्टिकुलेट फैक्टर्स, और जिनको एलिमेंटन कहा था इसने, मेंडल साहब ने कहा था कि कोई भी दुनिया की ट्रेट है तो उनको 2 पर्टिकुलेट फैक्टर्स क्या करते हैं, एक्चुअल में कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंटन। और बाद में इनको नाम किसने दिया था? कि वो जीन होते हैं जोहानसन ने। ये MCQ आ जाता होता है। इसके बाद जो पार्टनर ऑफ जीन पेयर होता है उसको हम अलील कहते हैं। और अलील जो होता है वो 2 तरह से हो सकता है, यू कैन सी, डोमिनेंट हो सकता है या रिसेसिव हो सकता है।
और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों सेम टाइप के जीन्स अलील्स मौजूद हों उसको हम कहते हैं दैट इज़ अ होमोजाइगस। होम मीन सेम, होमोजाइगस है जी। और हेट्रोजाइगस में जिसमें दोनों डिफरेंट हो। ये होमो के अंदर दोनों सेम कैपिटल कैपिटल भी हो सकते हैं, दोनों स्मॉल स्मॉल भी हो सकते हैं, यानी कि रिसेसिव भी हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है। हेट्रो में एक चेंज होगा दूसरे से। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द सेकंड लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट कहते हैं। अब ये वाला लॉ जो है इसके अंदर भी आपने जो चीज़ याद रखनी है वो यही है कि हमने बात करनी है प्योर ब्रीडिंग की, ट्रू ब्रीडिंग की, तो बात इसके अंदर भी वही है। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर फॉलोड इन द सेम क्रॉस, जब दो कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स एक ही क्रॉस के अंदर फॉलो हो रही हों तो देयर अलील्स असोर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू गैमीट्स, तो उनके के जो गैमीट्स बनते हैं वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट होकर आपस में मिल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक केस यहाँ पे देखते हैं, आर आर है, इसको हम इसके साथ क्रॉस करवाते हैं, आप देख सकते हैं कि गैमीट्स इससे भी दो टाइप्स के बन सकते हैं, या तो आर और या फिर स्मॉल आर। इस तरह से यहाँ इससे भी क्या बनेंगे, या तो कैपिटल आर बनेगा या फिर स्मॉल आर बनेगा। अच्छा जी, इसको ऐसे नहीं लिखते हम, ये बात आपने याद रखनी है। दो जो गैमीट बनेंगे, क्योंकि ये दो पेयर्स हैं ना, इस तरह हम इसको लिखते हैं। यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या हम इसको चार तरह की पॉसिबिलिटीज़ मौजूद होती हैं हमारे पास। हम कैपिटल कैपिटल आर इस तरह से लिख सकते हैं, स्मॉल आर इस तरह से लिख सकते हैं, स्मॉल कैपिटल दोनों लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने ये लिख लिया। अब इसी तरह से इधर भी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद होती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे, सॉरी मैंने टेस्ट क्रॉस यहाँ पे ऐसे अगर लिखना है तो हमें ये वाला क्रॉस इस तरह से लेना पड़ेगा, ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि इस तरह ये वाला मैंने पेरेंट लिया और इस पेरेंट से जो मैक्सिमम बनाए जा सकते हैं वो आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तो जो बताने का मकसद है वो यहाँ पे ये है कि ये वाला लाजमी नहीं है कि उसके इस वाले से मिल के तो एक प्लांट बनाएगा। फॉर एग्जांपल एक राउंड है और एक रिंकल है, तो इसका जो जीनोटाइप है वो वेरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल इसका आर आर है और इसका स्मॉल आर है, तो हम कहते हैं कि इसका जीनोटाइप अपने आप को वेरी करता है किस तरह से कि वो माइट भी पॉसिबल कि वो आर आर बन जाए या फिर कोई और। फॉर एग्जांपल राउंड भी है और कलर ग्रीन भी है। तो हम देखते हैं कि अगर पेरेंट फॉर एग्जांपल दो तरह के हैं, कि पेरेंट है जी ग्रीन भी है राउंड भी है, ग्रीन भी और राउंड भी, और यहाँ पे है रिंकल्ड और येलो। तो अब यहाँ पे जब इनका क्रॉस कराते हैं तो हम देखते ही हैं कि इनसे सिर्फ ऐसा नहीं कि ग्रीन राउंड और रिंकल्ड रिंकल्ड और येलो बनेगा, बल्कि इससे ये भी हो सकता है रिंकल्ड और ग्रीन भी बन सकता है और ग्रीन और रिंकल्ड भी बन सकता है। तो देर आर सो मैनी पॉसिबिलिटीज। इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। अब ये सिर्फ अप्लाई किसके ऊपर होता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर होता है। ये बात आपने याद रखनी है कि ये होमोलोगस के ऊपर नहीं अप्लाई होता। डिप्लॉइड सेल्स कैन नॉट एप्लीकेबल ऑन हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड जीन्स एंड सेक्स लिंक्ड जीन्स के ऊपर ये जो होता है ये एप्लीकेबल नहीं होता। एप्लीकेबल कहाँ पे होता है, ये एप्लीकेबल सिर्फ दो जगहों पे होता है, डिप्लॉइड सेल्स के अंदर होता है और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम तक होता है। और नॉट एप्लीकेबल हैप्लॉइड में होता है, लिंक्ड जीन में और लिंक्ड सेक्स लिंक्ड जीन्स के अंदर होता है जी। अब हम इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल उसके अंदर सीड की शेप की दो उसके जीन हैं, दो अलील हैं, राउंड भी है, रिंकल्ड भी है और येलो भी है और ग्रीन भी है। हम देखते हैं कि पेरेंटल जनरेशन राउंड येलो है तो उसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई होगा, और ग्रीन रिंकल्ड है तो ये होगा। अब इससे जो F1 जनरेशन बनेगी उसके अंदर तो हमारे पास क्या आ गया, सिंपली हेट्रोजीनस आ गया, हेट्रोजाइगस आ गया। तो हम कहते हैं कि कैपिटल आर कैपिटल वाई इस तरह से, तो ये हेट्रोजाइगस आ गया, F1 जनरेशन है। अब जब इसका मदर सिस्टर क्रॉस सिस्टर ब्रदर क्रॉस करवाते हैं तो सेम हम यही इसकी
फिनोटाइप को रिपीट करते हैं। अब हम इसकी पॉसिबिलिटीज़ देख सकते हैं। देखें जी, पेरेंट्स था येलो और राउंड, और एक था रिंकल्ड और ग्रीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं राउंड और ग्रीन भी मौजूद हैं और रिंकल्ड और येलो भी मौजूद है। तो ये पेयर्स नए आ गए हैं, तो हम इसको कहते हैं एक्चुअल में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही होती है। और जब हम इसकी क्रॉस करवाते हैं, पुनेट स्क्वायर लगाते हैं, तो इसके बाद हम कहते हैं कि जो इसकी फिनोटिपिक रेशो आई है दैट इज़ 9:3:3:1, यानी कि ये आपके पास आ जाती है रेशो इस तरह, राउंड की और येलो की। ये आप देख सकते हैं राउंड राउंड राउंड, तो ये कितने बन गए, ये 9 बन गए इसके समेत। अच्छा जी, इसके बाद आप देख सकते हैं कि रिंकल्ड और येलो कितने हैं, वो भी 3 है, राउंड और ग्रीन कितने हैं। अब ये जो इसमें थी ना, ये इसमें नई बात है, यानी कि रिंकल्ड और येलो पेरेंट में तो नहीं था, इस तरह राउंड और ग्रीन भी पेरेंट में नहीं था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।